Hello my dear students. So in our last lecture we had discussed the two topics. One is regarding the NEET and competitive exam and another one is benefits of biodiversity, right? So now आज के lecture में today's lecture we will cover the two main aspects of this chapter, which are first is the hypothesis and the another one is the loss of biodiversity. Okay, so before starting the first topic of this chapter, कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि हमें अराइज हो सकते हैं, जैसे कि मैंने लास्ट लेक्चर में भी डिस्कस किया था कि हमें ये हो सकता है क्वेश्चन कि ये बायोडाइवर्सिटी इतनी इम्पोर्टेंट क्यों है फॉर अस, राइट, इवन फॉर द इकोसिस्टम, व्हाई दिस इज सो इम्पोर्टेंट. सो कुछ ऐसे क्वेश्चंस हो सकते हैं हमें, जैसे कि द फर्स्ट वन इज वुड वेस्टर्न घाट्स इकोसिस्टम बी लेस फंक्शनल इफ वन ऑफ इट्स ट्री फ्रॉग स्पीसीज इज लॉस्ट फॉर एवर. यानी कि मान लो कोई एक ट्री फ्रॉग की स्पीसीज है वो लॉस्ट हो जाती है, एक्सटिंक्ट हो जाती है, ठीक है, नष्ट हो जाती है, तो क्या वेस्टर्न घाट के इकोसिस्टम में कुछ फर्क पड़ेगा? मतलब एक ही स्पीसीज है वो लॉस हो भी जा रही है, तो उससे क्या पूरे घाट की इकोसिस्टम पे, बायोडाइवर्सिटी पे फर्क पड़ेगा? सो दिस कैन बी द फर्स्ट क्वेश्चन. नाउ अनदर, हाउ इज अवर क्वालिटी ऑफ लाइफ अफेक्टेड इफ से instead of 20,000 we have only 15,000 species of ants on the earth, है ना. अगर मान लो 20,000 टाइप की कुछ एंट्स हैं, चींटियां हैं, तो उसमें से मान लो 15,000 ही रह जाती है. सो वुड इट रियली अफेक्ट ऑफ अवर लाइफ, है ना. तो ये हमें क्वेश्चन हो सकता है, क्या फर्क पड़ता है अगर 5,000 स्पीसीज है वो कम हो गई एंट की, तो उससे हमें क्या फर्क पड़ रहा है? सो दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस कैन बी अराइज. सो नाउ टू आंसर दिस, one scientist named Paul Ehrlich, who is the scientist of Stanford, ecologist है, उन्होंने एक हाइपोथेसिस दिया नेम्ड रिवेट पोपर हाइपोथेसिस. ठीक है, ये क्वेश्चन है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 2 मार्क में भी पूछा जा सकता है. दैट एक्सप्लेन रिवेट पोपर हाइपोथेसिस. ओके, और ये हाइपोथेसिस किन्होंने दिया? पॉल एनरिच ने. एंड दिस हाइपोथेसिस इज अबाउट इम्पोर्टेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी. ये हमें बायोडाइवर्सिटी के इम्पोर्टेंस को समझाता है. नाउ कैसे? ओके, सो लेट्स स्टार्ट विथ वन स्टोरी. ठीक है, ये एक स्टोरी है. जैसे कि उन्होंने यानी पॉल एनरिच ने एरोप्लेन को यानी प्लेन को कंसीडर किया इकोसिस्टम के साथ. ठीक है, यानी इकोसिस्टम को उन्होंने क्या कहा? एयरप्लेन. एंड स्पीसीज जो कि इकोसिस्टम में होती है डिफरेंट टाइप की, उनको कंपेयर किया रिवेट से, यानी बॉल्स जिससे हम फिटिंग करते हैं कोई भी चीजों का. ठीक है, सो एयरप्लेन एंड रिवेट्स के बेसिस पे उन्होंने इकोसिस्टम एंड देयर स्पीसीज के बारे में हमें कुछ समझाया. नाउ कैसे? तो पहले हम नॉर्मल लैंग्वेज में समझ लेते हैं, फिर विल गो टू द टेक्स्ट बुक लैंग्वेज, राइट. सो फर्स्ट ऑफ ऑल उन्होंने क्या कहा पॉल एनरिच ने कि मान लो कोई एक एरोप्लेन है. ठीक है, अभी ऑब्वियसली उसकी पूरी बॉडी पार्ट से वो डिफरेंट बॉल्स से फिट किया गया होगा, है ना. ये पूरे प्लेन का बॉडी है, वो पूरा तो एक तो है नहीं, डिफरेंट पार्ट्स बनाए होंगे पहले, फिर उन्होंने जॉइंट किया होगा किसी कंपनी ने. ठीक है, तो ये हो गया एरोप्लेन. किससे जॉइंट हुआ है? रिवेट से. ठीक है, यानी बॉल्स से डिफरेंट, क्योंकि उसके डिफरेंट पार्ट्स को जॉइंट तो करना होगा एक दूसरे के साथ, तभी तो वो पूरा प्लेन बनेगा. ओके, नाउ व्हाट इज सेड कि मान लो अगर उसमें बैठे पैसेंजर है, वो धीरे धीरे करके कोई ना कोई, मतलब जैसे नोटिनेस हम कहते हैं कि एक एक करके रिवेट से कुछ निकालते हैं बैठे बैठे. ठीक है, तो शुरू में कुछ सीट के आसपास से निकाले, फिर कहीं इधर उधर से 2-3 बॉल्स है वो निकाल दिए. सो कुछ बॉल्स निकलने से अभी इतना प्लेन का फंक्शन है वो कहीं खराब नहीं हो गया, वो तो उड़ ही रहा है अभी भी. ठीक है, तो इतनी कोई तकलीफ नहीं हुई. पर धीरे धीरे करके पहले 5 निकाले, फिर अगेन दूसरे कुछ पैसेंजर्स हैं उन्होंने और 5 निकाले, तो ऐसे कर करके उन्होंने बहुत सारे, मान लो एट द एंड बॉल्स हैं वो निकल गए. तो ऑब्वियसली अभी नाउ कुछ पार्ट्स है एरोप्लेन के वो निकलना स्टार्ट हो जाएंगे, जैसे कि सीट्स निकलना चालू हो जाएगी, फिर लगेज का जो भी केबिन है वो मतलब निकलना स्टार्ट हो जाएगी, है ना. तो ये सारे इश्यूज हैं. अब ये तो इश्यूज कब आएंगे? जब बहुत सारे रिवेट से वो निकल जाएंगे. और उन्होंने देखो ये कंपैरिजन करनी है कि रिवेट्स को उन्होंने किसके साथ कंपेयर किया है? स्पीसीज के साथ, और प्लेन को इकोसिस्टम के साथ. इट मीन्स कि इकोसिस्टम में से शुरू में अगर 1-2 स्पीसीज है वो नष्ट हो रही है, एक्सटिंक्ट हो रही है, तो इतना कुछ इकोसिस्टम में ज़्यादा फर्क नहीं पड़ रहा है. पर अब धीरे धीरे करके कुछ ज़्यादा ही नट बॉल्स हैं वो निकलते जा रहे हैं, देन अब इफेक्ट होना स्टार्ट हो जाएगी कि कुछ
और स्पीसीज है जो कि उन पे डिपेंडेंट थी वो भी अब अफेक्टेड होना स्टार्ट हो जाएगी. देन व्हाट हैपन्स? अब मान लो ये तो हमने प्लेन के अंदर की बात की, अगर हम प्लेन की विंग्स में से बॉल्स निकालना स्टार्ट कर दें, ठीक है, धीरे धीरे करके, तो देखो वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा इफेक्ट होगा कि कुछ ही रिवेट्स को निकालने से पूरी एक साइड की विंग है वो खराब हो जाएगी. और अगर विंग ही नहीं है तो प्लेन उड़ेगा कैसे? समझ रहे हो? अंदर के नट बोल्स अगर कुछ ज़्यादा भी निकल रहे तो सिर्फ सीट्स निकल रही है, उसमें कुछ प्लेन की उड़ान में, इंजन में कोई फर्क नहीं पड़ रहा है. वो तो पहले भी उड़ता था वैसे ही उड़ रहा है, सिर्फ अंदर कुछ सिस्टम है वो खराब होगी, यानी बैठा ठीक से नहीं जा सकता है, लगेज ठीक से नहीं रख सकते हो. दैट इज व्हाट. अब हम बात कर रहे हैं, मान लो अगर ये स्पीसीज है वो डिस्ट्रॉय हो रही है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है इकोसिस्टम के लिए. इट मीन्स कि प्लेन की विंग है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होती है, अगर वहां से ये बॉल्स निकल जाए देन व्हाट विल हैपन? ऑब्वियसली अगर वहां से निकल जाए तो पूरी पाँख ही है वो खराब हो जाएगी, है ना, विंग ही खराब हो जाएगी और प्लेन उड़ेगा ही नहीं, वो नीचे से जमीन में से ऊंचा उड़ेगा ही नहीं. तो देखो थोड़ी स्पीसीज के कारण भी पूरा प्लेन है वो खराब हो गया, यानी पूरी इकोसिस्टम है वो बंद हो गई उसका फंक्शन. सो लाइकवाइज ही टोल्ड अस, जस्ट टू मेक अस अंडरस्टैंड, कि ये डिपेंड करता है इकोसिस्टम का फंक्शन है वो कि कौन सी स्पीसीज है वो एक्सटिंक्ट हो रही है. अगर जैसे कि हमने बात की विंग जैसी इंपॉर्टेंट कोई स्पीसीज है वो अगर नष्ट हो रही है तो तुरंत ही असर होगा इकोसिस्टम पे. और अगर मान लो सीट वगैरह के बॉल्स है, वैसे कुछ छोटी मोटी स्पीसीज है वो अगर नष्ट हो रही है तो शुरू में इतना कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बट धीरे धीरे लेटर ऑन व्हेन इट कम्स टू मोर नंबर तब जाके फंक्शन है वो अफेक्टेड होगा. ठीक है. सो दिस इज हाउ बाय द रिवेट-पोपर हाइपोथेसिस पॉल एंड रिच ने समझाया कि ये स्पीसीज का लॉस है वो कितना खतरनाक होता है इकोसिस्टम के लिए, एंड द लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी इज हार्मफुल टू द फंक्शन ऑफ इकोसिस्टम टू. राइट. तो अब हम टेक्स्ट बुक की लैंग्वेज के बारे में बात करते हैं, क्योंकि आपको अगर 2 मार्क में क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपको लिखनी भी है थियरी. सो हाउ यू विल राइट? So first of all, write this kind of sentence that airplane is compared to the ecosystem and rivets is compared to the species. Now let's start. In an airplane, it means ecosystem, all parts are joined together using thousands of rivets. It means species. Now if every passenger traveling in it starts popping a rivet to take home, यानी निकालना स्टार्ट कर दे rivets को, it means कि स्पीसीज टू बिकम एक्सटिंक्ट, यानी स्पीसीज के बारे में हम बात करें कि अगर वो खत्म होना धीरे धीरे स्टार्ट हो जाए, देन इट मे नॉट अफेक्ट फ्लाइट सेफ्टी, यानी प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ द इकोसिस्टम इनिशियली, शुरू में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बट एज मोर एंड मोर रिवेट्स आर रिमूव्ड द प्लेन बिकम्स डेंजरियसली वीक ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम. राइट. नाउ फर्दर विच रिवेट इज रिमूव्ड मे ऑल्सो बी क्रिटिकल, यानी हमें यह भी देखना है कि कौन सा रिवेट निकाला जा रहा है. जैसे कि मैंने विंग्स की बात की, राइट, तो कौन सी स्पीसीज नष्ट हो रही है वो भी इंपॉर्टेंट है, कि अगर इतनी इंपॉर्टेंट स्पीसीज नष्ट नहीं हो रही है देन इट्स ओके, फंक्शनिंग में इतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा, बट जो मोर इम्पोर्टेंट स्पीसीज है इकोसिस्टम की अगर वही खत्म होना चालू हो गई देन इट विल बी डेंजरियस, है ना. सो बात करते हैं लॉस ऑफ रिवेट्स on the wings, यानी key species that drive major ecosystem functions is obviously a more serious threat to flight safety than loss of a few rivets on the seats or windows inside the plane. यानी अगर विंग में से रिवेट्स निकल गए तो वो ज़्यादा डेंजरियस है देन द सीट्स के रिवेट्स है. सीट में से निकालो क्या फ़र्क पड़ेगा, एक सीट ही तो खराब होगी, बट प्लेन तो जैसे उड़ रहा था वैसे ही उड़ेगा, है ना. तो ये डिपेंड करता है कि कौन से बॉल्स निकल रहे हैं, इट मीन्स कौन सी स्पीसीज है वो नष्ट हो रही है. सो दिस इज द होल अबाउट रिवेट-पोपर हाइपोथेसिस, ठीक है, बाय पॉल एंड रिच. ओके, नाउ दिस इज द फर्स्ट टॉपिक ऑफ टुडेज लेक्चर. नाउ विल कवर द नेक्स्ट टॉपिक जो है लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, यानी ये कुछ यहाँ पे आपको डेटास दिए गए हैं एमसीक्यू के लिए, आपको खास याद रखना है उसको, ठीक है. सो बात करते हैं लॉस ऑफ डाइवर्सिटी. सो विल स्टार्ट विद द एग्जांपल्स, क्योंकि यहाँ पे मैंने जैसे बताया डेटा ही है, आपको याद रखना है कौन सी स्पीसीज कितने अमाउंट में लॉस हो गई है, एक्सटिंक्ट हो गई है, ठीक है. द कोलोनाइजेशन ऑफ ट्रॉपिकल पैसिफिक आइलैंड बाय ह्यूमन इज सेड टू हैव लेड टू द एक्सटिंक्शन ऑफ मोर देन 2000 स्पीसीज ऑफ नेटिव बर्ड्स, यानी
हम बात कर रहे हैं पैसिफिक आइलैंड की, ट्रॉपिकल पैसिफिक आइलैंड, जहाँ पे कॉलोनाइजेशन यानी ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से उस आइलैंड को डिवाइड कर दिया गया है। तो उसकी वजह से वहाँ पे जो प्रॉपर वहाँ के जो बर्ड्स थे, वहाँ की स्पेशली बर्ड्स की स्पीसीज थी, उनमें से अराउंड 2000 जितनी स्पीसीज है वो अभी एक्सटिंक्ट हो चुकी नहीं है अभी, जो कि पहले हुआ करती थी। ठीक है, नाउ अकॉर्डिंग टू द IUCN रेड लिस्ट 2004 डॉक्यूमेंट्स, IUCN मीन्स जो कि मैंने पहले ही लेक्चर में आपको बताया था, इंटरनेशनल यूनियन कन्वर्सेशन फॉर नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज। ठीक है, ये जो मैंने बताया था फर्स्ट लेक्चर में। सो दिस अकॉर्डिंग टू IUCN लिस्ट ऑफ 2004 that documents the extinction of around total 784 species, including ये टोटल 784 स्पीसीज है वो डिस्ट्रॉय हो गई, एक्सटिंक्ट हो गई, जिनमें से कितनी थी? 338 थे वर्टिब्रेट्स, 359 थे इनवर्टिब्रेट्स एंड 87 प्लांट्स इन द लास्ट 500 ईयर्स। ठीक है, तो ये नंबर्स आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट, सम एग्जाम्पल्स ऑफ रिसेंट एक्सटिंक्शंस, रिसेंट टाइम में जो भी एक्सटिंक्शन हुए हैं उसके बारे में इंफॉर्मेशन है। तो ऐसी कौन सी स्पीसीज है जो कि रिसेंटली एक्सटिंक्ट हुई है, यानी अब एक भी उसमें से एनिमल, बर्ड्स या कुछ भी अभी नहीं बचा है, बट एक्सटिंक्ट हो गए सारे। सो वेरी फर्स्ट इज डोडो, इट इज़ अ बर्ड जो कि पाया जाता था मॉरिशस में। देन क्वागा इन अफ्रीका, इट इज़ अ काइंड ऑफ जिराफ काइंड ऑफ एनिमल। ठीक है, ये मैं अभी नेक्स्ट स्लाइड में आपको दिखाऊंगी इमेजेस भी, सो आपको क्लियर हो जाएगा। देन थर्ड इज थाइलेसिन इन ऑस्ट्रेलिया, इट इज़ अ काइंड ऑफ फॉक्स जैसा एनिमल है, उसकी ही एक वन ऑफ स्पीसीज है। देन स्टीलर्स सी काउ इन रशिया, यानी जैसे कि सील, व्हेल वगैरह जो बिग फिश हैं इन द वाटर, वैसे हम व्हेल को मैमल्स में इंक्लूड करते हैं, बट दिस काइंड ऑफ बिग फिश जिसको हम बोलते हैं तो उसको सी काउ भी बोला जाता है। ठीक है, एंड द 3 सब स्पीसीज ऑफ अ टाइगर नेम्ड बाली, चावन एंड कैस्पियन। इन सब की इमेजेस अभी नेक्स्ट आपको दिखाऊंगी, सो यू विल अंडरस्टैंड क्लियरली बाय द इमेजेस। ओके, सो जैसे कि आपने अभी इमेजेस में देखा, दिस आर मोस्ट इंपॉर्टेंट नेम्स ऑफ द रिसेंट एक्सटिंक्शन फॉर योर कॉम्पिटिटिव एग्जाम, जो कि आपको याद रखना ही रखना है। ठीक है, ओके, और ये टेक्स्ट बुक के भी पॉइंट्स है, सो आपको थियोरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी याद रखना है, यानी आपकी बोर्ड की एग्जाम के MCQ के लिए भी याद रखना है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ MCQ के लिए। ओके, नाउ फॉर द मूविंग ऑन, द लास्ट 20 years have witnessed the disappearance of 27 species, more 27 species। अब वो कौन सी थी? So more than 15,500 species facing the threat of extinction worldwide। ठीक है, अब एक्सटिंक्ट हो गई है मतलब वो अभी नहीं दिखाई देती है ऐसी स्पीसीज, सारे के सारे खत्म हो गए। नाउ थ्रेट ऑफ एक्सटिंक्शन मीन्स द वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन, यानी इतने अभी एक्सटिंक्ट होने की कगार पे है, यानी बहुत ही कम बचे हैं और कुछ ही टाइम में वो अगर उसकी पॉपुलेशन नहीं बढ़ी देन देयर मे बी अ चांसेस ऑफ एक्सटिंक्शन। वो कैसे, कितनी स्पीसीज है वर्ल्ड वाइड बात कर रहे हैं हम। सो 32% ऑफ ऑल एम्फीबियन स्पीसीज, यानी ये भी थ्रेट ऑफ एक्सटिंक्शन है कि 32% एम्फीबियंस है वो अभी कुछ ही टाइम में लॉस होने के चांसेस है उसके। देन 31% ऑफ ऑल जिम्नोस्पर्म प्लांट स्पीसीज, 12% ऑफ ऑल बर्ड स्पीसीज एंड 23% ऑफ ऑल मैमल स्पीसीज इन द वर्ल्ड फेस द थ्रेट ऑफ एक्सटिंक्शन। क्लियर? सो ये एक्सटिंक्ट हुए नहीं है बट होने वाले हैं अभी कुछ ही टाइम में, क्योंकि बहुत ही कम नंबर में बचे हैं ये एनिमल्स। ओके, तो इन वी कैन से द करंट स्पीसीज एक्सटिंक्शन रेट्स आर एस्टिमेटेड टू बी 100 to 1000 टाइम्स फास्टर देन इन द प्री ह्यूमन टाइम्स। अभी के हाल में अगर हम बात करें तो इन रिसेंट टाइम्स पहले के जमाने से अभी एक्सटिंक्शन रेट है वो ज्यादा फास्ट हो गया। कितना? 100 to 1000 टाइम्स फोल्ड, इतने टाइम्स ज्यादा बढ़ गया है। क्यों? ऑब्वियसली बिकॉज ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज, अवर डिजायर्स, अवर नीड्स एंड अवर ऑल वी कैन से द इम्पोर्टेंस ऑफ द मटेरियल्स नाउअडेज, जो कि ज्यादा बढ़ रहा है।
ठीक है, किसी की हम बोल सकते हैं कि किसी के जान से ज़्यादा हमें वो मटेरियल्स ज़्यादा अच्छे लगते हैं, जैसे कि टाइगर्स वगैरह, तो उनकी चमड़ियों को हम ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं देन देयर लाइव्स. क्लियर? सो बिकॉज ऑफ सम ह्यूमन एक्टिविटीज ऑब्वियसली देर इज अ 100 and 1000 टाइम्स फास्टर रेट है अभी स्पीसीज एक्सटिंक्शन का देन द प्री ह्यूमन टाइम्स. नाउ इफ द प्रेजेंट trends continue, nearly half of all the species on earth might be wiped out within the next 100 years. अगर ऐसे ये चालू रहा तो नेक्स्ट 100 years में हम सारी स्पीसीज है वो आधी से ज़्यादा लॉस्ट कर लेंगे. ठीक है, सो लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी इन अ रीजन में लीड टू, यानी अगर कहीं पे ये बायोडाइवर्सिटी लॉस हो गई तो क्या हो सकता है. सो देर इज 3 possibilities A, B and C. द A, डिक्लाइन इन प्लांट प्रोडक्शन. B, lowered resistance to environmental shift such as drought, यानी अगर प्लांट वगैरह नहीं रहेंगे, है ना, फिर मान लो अगर ये बहुत सारे प्लांट्स है वो खत्म हो गया बिकॉज ऑफ वुड, हमने उनको खत्म कर दिया, ठीक है, तोड़ दिया. सो क्या हो जाएगा, अभी जैसे कि ड्रॉट से वो आ सकते क्योंकि बारिश नहीं होगी, या तो फिर ओवर रेन होती है कभी, तो भी सॉइल इरोजन हो सकता है क्योंकि सॉइल को जकड़ के रखने वाले अभी रूट्स तो है नहीं, प्लांट्स तो है नहीं. क्लियर? सो अगर प्लांट्स वगैरह खत्म हो जाएंगे तो ये जो इन्वायरमेंटल शिफ्ट होती है, यानी ड्रास्टिक चेंज आते हैं इन्वायरमेंट में, उसको हम नहीं झेल पाएंगे, सर्वाइव नहीं कर पाएंगे उसमें. ठीक है, सो लो रेजिस्टेंस हो जाएंगे हम इन्वायरमेंटल शिफ्ट से. यानी अगर ज्यादा रेन हुई तो भी बहुत ज्यादा तकलीफ होगी, बिल्कुल ही रेन नहीं हुई तो भी तकलीफ होगी. सो उसका एक एग्जाम्पल है ड्रॉट्स, राइट. एंड द थर्ड, इंक्रीज्ड वेरिएबिलिटी इन सर्टेन इकोसिस्टम प्रोसेसेस सच एज प्लांट प्रोडक्टिविटी, water use, pest and disease cycles. ठीक है, so this are some major loss we can say we will feel if we lose our biodiversity. अगर हमने हमारी बायोडाइवर्सिटी खो दी तो ये सारी चीज़ें भी हो सकती है. ठीक है.